हेलो रिवन। आज हम लोग पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग को डिस्कस करने वाले हैं। अब बताओ, आप सबसे पहले ये बताओ कि पावर शेयरिंग क्या है। पावर शेयरिंग से आप क्या समझते हो? बताओ, सोचो, सोच ली। आप ये सोच रहे होगे कि क्या भाई आप अपना पावर किसी के साथ शेयर कर रहे हो, यही क्या है? पावर शेयरिंग है। पावर शेयरिंग यही है ना, है पावर शेयरिंग। मतलब आप अपना पावर किसी के साथ शेयर कर रहे हो, यही क्या है? पावर शेयरिंग है। नो, दिस इज नॉट पावर शेयरिंग। ये पावर शेयरिंग नहीं है। तो पावर शेयरिंग क्या है? एक एग्जाम्पल देते हैं, जिस एग्जाम्पल के थ्रू तुम इजीली समझ पाओगे कि पावर शेयरिंग क्या है। आप आसपास के घरों को देखते होगे और आप नोटिस ये करते होगे कि कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर पिता का चल रहा है। जो भी डिसीजन उस घर में लेना है वो पिता ही डिसाइड कर रहे हैं कि क्या होगा। तो कुछ घर आपको वैसे देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर कम्प्लीटली माँ डिसाइड करती है कि क्या होना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर घर वैसे ही हैं जहाँ पर माँ ही डिसाइड करती है कि क्या होना चाहिए। ठीक। कुछ घर आपको वैसे देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर मदर और फादर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि किस तरह का जो है कि काम होना चाहिए घर पर। ठीक है। तो ये तीन केस है और तीनों केस में आप क्या देख रहे हो कि जो घर पर डिसीजन मेकिंग पावर है उसको शेयर किया जा रहा है। तो जब एक घर को चलाने के लिए डिसीजन मेकिंग पावर को शेयर किया जा सकता है, तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए क्या डिसीजन मेकिंग पावर को, गवर्नमेंटल पावर को, पॉलिटिकल पावर को शेयर नहीं किया जा सकता है? तो डेफिनेटली डैट विल बी गोइंग टू बी शेयर। ठीक है। हम लोग क्लास 9 में भी डेमोक्रेसी में स्टडी किए थे। जो चैप्टर 3 है वर्किंग इंस्टीट्यूशन, उसमें ये चीज़ बताया गया था कि पावर को कैसे शेयर किया गया है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बीच, है ना। डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच वहाँ पर पावर को शेयर किया गया है और पूरा एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन हम लोग क्लास 10 में डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के, अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच भी पावर शेयर किया जाता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे हम लोग। दूसरे शब्दों में कह लें, इन अदर वर्ड्स यू कैन से डैट, कि हम लोग इस चैप्टर में ये स्टडी करने वाले हैं कि व्हाट आर द कॉमन अरेंजमेंट, व्हाट आर द कॉमन टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग के क्या तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके से पावर को शेयर किया जा सकता है। लेकिन हेयर इट इज सेड कि वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग, हम लोग इस पावर शेयरिंग का आइडिया को कैरी करेंगे बट बाय द केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि बेल्जियम में कैसे पॉलिटिकल पावर को शेयर किया गया, श्रीलंका में कैसे पॉलिटिकल पावर को शेयर किया गया, और देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि और भी आपके लिए मैं वीडियो को बना सकूं। अगर हम लोगों को पावर शेयरिंग को समझना है तो बेल्जियम और श्रीलंका का केस स्टडी करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बेल्जियम का केस स्टडी करेंगे, देन हम लोग श्रीलंका का केस स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर बेल्जियम के बारे में क्या बोला गया? इट इज़ अ स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप। यूरोप का एक स्मॉल कंट्री है और इट्स एरिया इज अ स्मॉलर देन हरियाणा। ठीक है। एंड आफ्टर डैट इट इज सेड दैट कि इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से मर्ज करता है। और इसका जो पॉपुलेशन है, बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है, डैट इज़ लिटिल ओवर 1 करोड़, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन से क्या है? हाफ है। ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या बोला गया? नेक्स्ट टॉपिक में आप ये देखते हो इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन क्या है? तो इथनिक, जो वर्ड इथनिक है, वर्ड इथनिक को आपके बुक में डिस्क्राइब किया गया है सोशल डिवीजन ऑन शेयर्ड कल्चर, माने अलग अलग कल्चर के बेसिस पर एक सोसाइटी में रहने वाले कम्युनिटी को जब डिवाइड करते हैं तो उस पार्टिकुलर कम्युनिटी को हम लोग एक इथनिक ग्रुप कहते हैं। ओके। तो वहाँ का इथनिक कंपोजिशन क्या है? मतलब बेल्जियम में अलग अलग जो लोग रह रहे हैं वो कौन से लोग हैं जो अलग अलग रह रहे हैं। ठीक है।
तो यहाँ पर आप क्या देखते हो कि 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रह रहा है, और कौन से लैंग्वेज को बोल रहा है, डच लैंग्वेज को बोल रहा है। 40% जो लोग हैं वो वॉलोनिया रीजन में रह रहे हैं, और कौन से लैंग्वेज को बोल रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज को बोल रहे हैं। आपके बुक में फ्लेमिश रीजन और वॉलोनिया रीजन को दिखाया गया है। जो येलो कलर से जिस रीजन को दिखाया गया है वो फ्लेमिश रीजन है, और जो रेड कलर से दिखाया गया है वो वॉलोनिया रीजन है, ठीक है। और जो 1% जो लोग हो गए वो जर्मन लैंग्वेज को बोल रहे हैं। ये हो गया ओवरऑल पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। लेकिन बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स है, ब्रसेल्स में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आप ये पाओगे कि जो 80% जो पॉपुलेशन है वो फ्रेंच लैंग्वेज को बोलता है, और जो 20% जो पॉपुलेशन है वो डच लैंग्वेज को बोलता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो देखिए टेंशन बिटवीन फ्रेंच एंड डच कम्युनिटी। तो आप क्या देखोगे कि बेल्जियम पर बहुत लंबे समय से फ्रेंच कम्युनिटी रूल कर रहा है, और अगर इसको कंपेयर करोगे डच कम्युनिटी से तो डच कम्युनिटी के कंपेयर में फ्रेंच कम्युनिटी रिच और पावरफुल है। इसका पॉपुलेशन कम है पूरे बेल्जियम में, लेकिन डच कम्युनिटी के कंपेयर में ये रिच और पावरफुल है, और लंबे समय से बेल्जियम पर रूल कर रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब डच कम्युनिटी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिला और एजुकेशन मिला बहुत बाद में, तो जिसके कारण क्या होने लगा, 1950 और 1960 के डेकेड्स में टेंशन होने लगा। आप खुद सोचिए कि डच कम्युनिटी का पॉपुलेशन परसेंटेज 59% है, और फ्रेंच कम्युनिटी 40% है, और पूरे देश पर रूल कौन कर रहे हैं, फ्रेंच कम्युनिटी। तो साधारण सी बात है, डच कम्युनिटी को तो टेंशन होगा ही, क्योंकि उनको अटेंशन नहीं मिल रहा है, उनको किसी भी तरह का पॉलिटिकल पावर नहीं मिल रहा है, इस वजह से उनको टेंशन होने लगा। और सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पर हो रहा है, ब्रसेल्स में हो रहा है, क्योंकि जो डच कम्युनिटी है पूरे देश में मेजॉरिटी में है, लेकिन कैपिटल सिटी में वो माइनॉरिटी में है, उसकी पॉपुलेशन कम है, वहाँ पर उसकी पॉपुलेशन ओनली 20% है, ठीक है। तो दोनों कम्युनिटी के बीच अब टेंशन हो गया है ना, प्रॉब्लम हो गया है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा उसको तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उससे पहले श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेल्जियम के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया। देन श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड नेशन है जो तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। इसका जो पॉपुलेशन है, इसका पॉपुलेशन 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन के इक्विवेलेंट में है। उसके बाद बोला गया कि इसका जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है, इस पॉपुलेशन कंपोजिशन में आपको कई सारे इथनिक ग्रुप देखने को मिल जाएगा। लाइक जो 74% जो पॉपुलेशन है वो सिहाला लैंग्वेज को बोलता है। इट मीन्स 24% पॉपुलेशन सिहाला स्पीकर है। जो 18% जो पॉपुलेशन है वो तमिल लैंग्वेज को बोलता है। इट मीन्स 18% पॉपुलेशन आर तमिल स्पीकर। देन आफ्टर दैट इट इज सेड दैट कि जो तमिल लोग हैं, तमिल लोग में आपको 2 ग्रुप देखने को मिलेगा, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल। और श्रीलंकन तमिल का पॉपुलेशन 13% है, और इंडियन तमिल का जो पॉपुलेशन है वो 5% है। उसके बाद बोला गया कि श्रीलंका का मैप भी आपका बुक में दिया हुआ है, और उस मैप को देखिएगा तो जो तमिल लोग हैं, तमिल लोग कहाँ रह रहे हैं, श्रीलंकन कंट्री के नॉर्दर्न हिस्सों में और ईस्टर्न हिस्सों में। नॉर्दर्न ऊपरी हिस्सा में और ईस्टर्न पार्ट में ये लोग रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि जो सिहाला स्पीकर है, सिहाला स्पीकर बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं, इसलिए वो लोग बुद्धिस्ट हैं। और जो तमिल लोग हैं, तमिल लोग या तो हिंदू होंगे या तो क्या होंगे, मुस्लिम होंगे। उसके बाद आपको 7% जो पॉपुलेशन देखने को मिलेगा वो क्रिश्चियन है, जो कि या तो तमिल लैंग्वेज को बोल रहा होगा, अदरवाइज वो सिहाला लैंग्वेज को बोल रहा होगा। अब श्रीलंका में क्या हुआ, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे कि श्रीलंका में अगर इस तरह से पॉपुलेशन कंपोजिशन था तो वहाँ पर किस तरह से गवर्नमेंटल पावर को शेयर किया गया। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका।
मेजोरिटेरियनिज्म जो वर्ड है आपके बुक में डिफाइन किया गया है और इसका मतलब क्या है, तो एक तरह का सोच है जिस सोच में जो मेजॉरिटी ग्रुप होता है, वो ग्रुप जिसका पॉपुलेशन परसेंटेज 50% से ज़्यादा है, वो ग्रुप अपने मन मुताबिक अगर किसी देश में शासन कर रहा है तो उस सोच को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। ठीक है, श्रीलंका में इसी तरह के सोच के साथ वहाँ पर शासन किया जा रहा है। और आपको पता ही है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी कौन सा है, सिहाला कम्युनिटी है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से वहाँ पर मेजोरिटेरियन रूल को एस्टेब्लिश किया गया। तो सबसे पहली बात यहाँ बोला गया कि इट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1948। श्रीलंका भी ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था, लेकिन 1948 में श्रीलंका भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। और जैसे ही ये इंडिपेंडेंट कंट्री बना तो जो सिहाला कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि सरकार के ऊपर अपने डोमिनेंस को मेंटेन करें, अपने वर्चस्व को मेंटेन करें। और इसके लिए वो कई सारे मेजोरिटेरियन स्टेप को लेते हैं। ठीक है, कई सारे मेजोरिटेरियन स्टेप उनके द्वारा एडॉप्ट किया जाता है ताकि सिहाला सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश किया जाए। कौन कौन से स्टेप लिए गए यहाँ पर दिया हुआ है कि 1956 में एक एक्ट को पास किया गया और इस एक्ट के थ्रू सिर्फ और सिर्फ सिहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया और तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड किया गया, अवमानना की गई। डिसरिगार्ड अवमानना करना मतलब अवहेलना करना, लाइक दैट वन। तो सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में सिहाला को डिक्लेयर किया गया। फिर क्या हुआ कि प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस किसको दिया जा रहा है, सिहाला कम्युनिटी को प्रेफरेंस दिया जा रहा है यूनिवर्सिटी पोजीशन के लिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए। यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उसमें सिहाला कम्युनिटी को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। जो जॉब आ रही है तो सिहाला कम्युनिटी को ईजिली जॉब मिल जा रही है। देन एक नई कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया और इस नई कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इस बात को डिक्लेयर कर दिया गया कि स्टेट सेल्फ प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म। स्टेट का ये कर्तव्य है कि बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करना है और इसको प्रमोट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि सारे स्टेप जब सिहाला लीडर के द्वारा लिए गए तो इट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन एमंग श्रीलंकन तमिल। एलिनिएट का मतलब होता है दूर होना। तो जब इस तरह से स्टेप लिया जाने लगा सिहाला लीडर के द्वारा तो जो तमिल लोग हैं उनको भी इस बात की फीलिंग होने लगी कि ये जो लीडर हैं ये हमारे अपने नहीं हैं, मेरे फेवर में किसी भी तरह की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो क्या करना शुरू कर दिए, दे स्टार्टेड टू स्ट्रगल, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हेयर इट इज सेड दैट कि श्रीलंकन तमिल कई सारे पार्टी को लॉन्च किए और इसके साथ साथ पार्टी को लॉन्च करने के बाद वो इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए। कि सिहाला लैंग्वेज तो ऑफिशियल लैंग्वेज है ही है, इसके साथ साथ आप तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करो ताकि जो ऑफिशियल वर्क है वो दोनों लैंग्वेज में हो सके। इसके साथ साथ वो डिमांड कर रहे हैं रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटी की डिमांड कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी पोजीशन के लिए उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। लेकिन उनके डिमांड्स को डिनाई किया गया, मना कर दिया गया, उनके डिमांड को पूरा नहीं किया गया। तो फिर क्या हुआ, तो फिर वो लोग एक स्टेप और आगे बढ़ गए। 1980 के आसपास कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो डिमांड कर रहा है एक इंडिपेंडेंट तमिल एलम का मतलब स्टेट होता है। वो डिमांड कर रहे हैं तमिल स्टेट का डिमांड कर रहे हैं नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के नॉर्दर्न हिस्सों में और ईस्टर्न हिस्सों में वो डिमांड कर रहे हैं, उसी रीजन में वो रह ही रहे हैं तो उस रीजन में डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों को एक इंडिपेंडेंट स्टेट दे दीजिए। लेकिन इस डिमांड को भी पूरा नहीं किया गया। तब कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ गया और इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट बढ़ गया कि दोनों ग्रुप के बीच क्या होने लगा, सिविल वार होने लगा।
गृह युद्ध जिसको आप कहते हो, है ना। दोनों कम्युनिटी सालों तक जो है सकी इस कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज रही, सिविल वार में इंगेज रही, और जाकर 2009 में ये जो सिविल वार है वो फाइनली ख़त्म होता है। तो आप देख रहे हो कि श्रीलंका में जो पावर शेयरिंग है वो किस तरह से हो रहा है। जो सिहाला कम्युनिटी हैं वो अपने सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना पावर तमिल कम्युनिटी को देने से डिनाई कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे बेल्जियम का, कि बेल्जियम में कैसे पावर को शेयर किया गया। और यहाँ पर बेल्जियम के रिगार्डिंग जो टॉपिक है, बेल्जियम के रिगार्डिंग टॉपिक ये है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन का हिंदी होता है समझौता। बेल्जियम में समझौता किया गया। और बेल्जियम में समझौता कैसे किया गया, तो यहाँ पर बोला गया कि जो बेल्जियम लीडर हैं वो रिकग्नाइज करते हैं, क्या रिकग्नाइज करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। वो इस बात को मानते हैं कि उनके देश में कल्चरल डाइवर्सिटी है, अलग अलग कल्चर के फॉलो करने वाले लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इस बात को मानते हुए वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करते हैं ताकि इस कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ समझौता किया जाए। और 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, और यहाँ पर चारों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को प्रिस्क्राइब किया गया, मेंशन कर दिया गया कि जो नंबर ऑफ डच और जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल होगा। कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में 100 मिनिस्टर हैं तो 50 मिनिस्टर फ्रेंच कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे और 50 मिनिस्टर डच कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे। ये हो गया फर्स्ट अमेंडमेंट। सेकेंड अमेंडमेंट में क्या मेंशन किया गया कि जो कई सारे जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के वो दे दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को। जो 2 रीजन, फ्लेमिश रीजन और जो वॉलोनिया रीजन है, ये दोनों रीजन में जो स्टेट गवर्नमेंट बन रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारा पावर ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। इसके अलावा फिर थर्ड में क्या बोला गया कि ब्रसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया, और इस सेपरेट गवर्नमेंट में भी दोनों कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन इक्वल है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ अमेंडमेंट क्या किया गया, तो फोर्थ में अमेंडमेंट में ये मेंशन किया गया कि ये सब के अलावा हम लोगों के यहाँ एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगा जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलेंगे, और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के जो मेंबर होंगे वो डच कम्युनिटी, फ्रेंच कम्युनिटी, जर्मन कम्युनिटी, देश में जहाँ भी रह रहे हो इस बात से मैटर नहीं रख रहा है, वो सभी लोग इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के मेंबर को इलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, और यहाँ पर 2 रीजन दिए गए हैं, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन। और प्रूडेंशियल रीजन में ये बोला गया कि पावर शेयरिंग इज गुड, पावर शेयरिंग अच्छा है बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। कि अलग अलग सोशल ग्रुप के बीच अगर कन्फ्लिक्ट है तो उस कन्फ्लिक्ट को क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ इट इज़ अ गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर आप अपने देश में राजनीतिक स्थिरता को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो पावर शेयरिंग को कीजिए। अगर पावर शेयरिंग कीजिएगा तो आपके देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगा, राजनीतिक रूप से स्थिरता बनी हुई रहेगी। इसके साथ साथ ये बोला गया कि मेजॉरिटी के इच्छा को, इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी के इच्छा को इम्प्लीमेंट करना, माने दूसरे पर लागू करना, इम्पोज करना, ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में अगर देखिएगा तो इसका जो इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट ये होता है कि पूरे देश की यूनिटी को, पूरे देश की एकता को ये कमज़ोर कर देता है। तो ये हो गया प्रूडेंशियल रीजन। देन मोरल रीजन क्या है, तो इट इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का आत्मा है। अगर आप डेमोक्रेसी ला रहे हो और डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग नहीं कर रहे हो तो ये नैतिकता नहीं कहता है। नैतिकता ये है कि आपके यहाँ अगर डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग होना ही चाहिए। इसके साथ साथ लोगों के पास भी अधिकार होना चाहिए कि उससे कंसल्ट किया जाए कि उस पर कैसे शासन करना है ना। और बोला गया कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक वैलिड गवर्नमेंट वही है जहाँ पर
जो सिटीजन्स, जो नागरिक हैं, पार्टिसिपेट करते हुए गवर्नमेंट सिस्टम का पार्ट बन सके, है ना। तो ये हो गया मोरल रीजन, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन में ये डिस्क्राइब किया गया कि अगर आप पावर शेयरिंग नहीं करते हो तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, इसलिए आप क्या करो, पावर शेयरिंग कर लो ताकि कॉन्फ्लिक्ट से आप बच सको। मोरल रीजन में मतलब नैतिकता के बारे में बताया गया कि अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में इस बात की मोरालिटी होनी चाहिए कि पावर शेयरिंग अच्छे से हो, सारे ग्रुप्स को पावर शेयर किया जाए, सभी लोगों को पावर दिया जाए, बिकॉज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डेलिब्रेशन। तो कंसल्टेशन सभी लोगों के साथ होना चाहिए, डेलिब्रेशन भी सभी लोगों के साथ होना चाहिए। देन हम लोगों का लास्ट टॉपिक रहेगा। जो लास्ट टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक ये है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के अलग अलग टाइप क्या है, और यहाँ पर 4 टाइप्स को डिस्कस किया गया है। फर्स्ट टाइप क्या है कि पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पावर को जो है ऐसे कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच शेयर किया जा सकता है, और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है, कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, उस कानून को लागू करना, और जुडिशरी का काम क्या है, जो कानून बनाए गए हैं, जो लागू कर दिया गया है, उसके हिसाब से जस्टिस देना। ठीक है, क्योंकि ये जो पावर शेयरिंग है एक हॉरिजेंटल रो में होता है, इस वजह से इसको हम लोग हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं। इसके साथ साथ बोला गया कि ये जो पावर शेयरिंग है डैट इज बेस्ड अपॉन द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। एक दूसरे को चेक भी करता है और एक दूसरे को बैलेंस भी करता है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ पावर शेयरिंग विद इन डेमोक्रेसी। सेकेंड टाइप क्या है, तो सेकेंड टाइप में ये बोला गया कि पावर कैन बी शेयर अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल पर जो गवर्नमेंट है ना, अलग अलग लेवल पर जो गवर्नमेंट है उन अलग अलग गवर्नमेंट के बीच पावर को क्या किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। मतलब कि एक जो गवर्नमेंट है वो इंटायर कंट्री के लिए है तो फर्स्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गया, उसको कुछ पावर दे दीजिए। जो सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा वो स्टेट लेवल पर होगा, है ना, तो इसको भी कुछ पावर दे दीजिए। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, पावर को शेयर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर वर्टिकली पावर शेयर किया जा रहा है, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, उसके बाद थर्ड टाइप क्या है, तो आप पावर को शेयर कर सकते हो जो डिफरेंट सोशल ग्रुप है, चाहे वो रिलीजियस ग्रुप हो या लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, उसको भी आप पावर को शेयर कर सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में आपको जो ऐसा कि बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट हो गया, इंडिया में आपको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी देखने को मिल जाएगा। जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पार्टिकुलर सोशल ग्रुप के लिए रिजर्व किया गया है, SC/ST के लिए रिजर्व किया गया है। मतलब उस सोशल ग्रुप को क्या किया जा रहा है, पॉलिटिकल पावर दिया जा रहा है, पॉलिटिकल पावर उस सोशल ग्रुप के साथ शेयर किया जा रहा है। जो फोर्थ पावर शेयरिंग है वो फोर्थ पावर शेयरिंग क्या है, तो पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट। पावर को शेयर किया जा सकता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के बीच, प्रेशर ग्रुप के बीच, या वैसे मूवमेंट, वैसे आंदोलन के बीच भी पावर शेयर किया जा सकता है जो सरकार को कंट्रोल कर रहा हो या सरकार को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, सरकार को प्रभावित कर रहा हो। ओके, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। इस तरीके से विद इन डेमोक्रेसी आप पावर को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, है ना। फर्स्ट और जो सेकंड टाइप ऑफ पावर शेयरिंग है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइप ऑफ पावर शेयरिंग को बोला गया हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। सेकंड टाइप ऑफ पावर शेयरिंग को क्या बोला गया है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। दोनों को डिफ्रेंशिएट कर एक बार देख लेते हैं कि दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन क्या है। जो फर्स्ट टू टाइप ऑफ पावर शेयरिंग है, फर्स्ट टू टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट हो जाता है और कभी कभार CBSE के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग में क्या डिफरेंस है। तो चलिए उस डिफरेंस को भी देख लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया हुआ है डिफरेंस क्या बोला गया कि आप क्या देखोगे, हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग में क्या देखोगे कि यहाँ पर पावर को शेयर किया जाएगा
डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच पावर को शेयर किया जाएगा, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। पर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग में आप क्या देखते हो कि यहाँ पर पावर को शेयर किया जा रहा है गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसके बीच पावर को शेयर किया जा रहा है, लाइक यूनियन लेवल और स्टेट लेवल और लोकल लेवल। ओके, उसके बाद क्या बोला गया कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। यहाँ पर जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का पावर अलग अलग है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। और एक किस कॉन्सेप्ट पर बेस है, तो ये इस कॉन्सेप्ट पर बेस है कि तीनों ऑर्गन्स के पावर को क्या करना है, सेपरेट करना है। लेकिन यहाँ पर आप क्या देखते हो, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग में क्या देखते हो कि इसमें आप ये पाओगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन होता है कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उन दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच पावर कितना है, कितना पावर जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है और कितना पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है, वो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। ओके, फिर थर्ड में क्या देखोगे कि इट स्पेसिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। ओके, टू चेक अनलिमिटेड पावर ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट्स। एक इस कॉन्सेप्ट पर है कि एक दूसरे को चेक भी करना है और एक दूसरे को बैलेंस भी करना है। ठीक है, कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक भी करेगा, बैलेंस भी करेगा, लेजिस्लेचर जुडिशरी को चेक करेगा और बैलेंस करेगा। ठीक है, ठीक वैसे ही एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को चेक और बैलेंस करेगा। इन द सेम वे जुडिशरी भी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को चेक और बैलेंस करेगा कि कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर को फंक्शन, अनलिमिटेड पावर को परफॉर्म न कर सके। लेकिन यहाँ पर आप क्या देखते हो, यहाँ पर आपको चेक्स एंड बैलेंस जो कॉन्सेप्ट है उस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली जो है पावर को डिवाइड किया गया है हायर लेवल और लोअर लेवल के बीच। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक हो गया और इस तरह से चैप्टर का जो थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया। चैप्टर वाइज जो है से कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसका भी हम सेपरेट से वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं पसंद आ रही है तो फिर कोई बात ही नहीं।